नमस्कार, राजस्थान हलचल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप विदित हैं कि अभी हाल ही में राजस्थान में निकली हुई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए मार्गदर्शन की श्रृंखला हमारे जो राजस्थान के जो एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से चल रही है। आज मार्गदर्शन की श्रृंखला में रीट L1 और L2 में गणित विषय का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे साथ में ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जो पिछले लगभग 15 सालों से राजस्थान के कोने कोने में हजारों हजार बच्चों का मार्गदर्शन प्रदान कर चुके हैं। ऐसी शख्सियत हैं हमारे बीच में कमल जी बाजिया सर। जी कमल जी बाजिया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर राजेंद्र जी एंड राजस्थान हलचल के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। राजेंद्र जी, जो अभी रिसेंट जो रीट की एग्ज़ाम है जी इससे संबंधित बच्चों को अब क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, इसके बारे में मैं एक बात बताऊं आपको जी कि जो भी बच्चों ने अब तक सिलेबस पढ़ा है जी जितना भी अब तक पढ़ा है जी, तो अब अंतिम समय में बच्चे को वही चीज़ें बार बार वापस रिवाइज करनी चाहिए जो चीज़ें उसने अब तक पढ़ी है या उसको आती है। ठीक है जी, क्योंकि नई चीज़ पढ़ने में उसको टाइम वेस्ट अब नहीं करना चाहिए। नई चीज़ें सीखने का अब टाइम नहीं है, जो सीखा हुआ है उसमें 100% देने का अब टाइम आ चुका है। ठीक है, तो जितना भी आपने पढ़ा है उसमें कोई मलाल नहीं रहना चाहिए, वही चीज़ें बार बार आपको रिकॉल करनी चाहिए। तो अंतिम समय में अब इस सिलेबस में जितना भी उन्होंने पढ़ा है अब तक उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए, 2 या 3 या 5 जितनी बार वो रिवाइज कर सकता है। ठीक है, और वो चीज़ें तभी पॉसिबल है जब जो चीज़ें आपने ढंग से पढ़ी है, ढंग से आती है, उन्हीं को रिवाइज कर सकते हैं आप। नई चीजों में समय इस समय नई चीज बिल्कुल भी नहीं देखें, जो छूट गया सो छूट गया, उसको भूल जाएं। बिल्कुल सर, अगला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि अब जो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने PY किया, कि इन्होंने कोई मॉडल्स खरीदे, कि उन्होंने टेस्ट सीरीज दी, हाँ जी, तो वो जो बची हुई उनको दोबारा कैसे मैनेज करे बच्चा? तो जितने भी आपने टेस्ट अब तक दिए हैं क्या मॉड्यूल्स आपने निकाले हैं, उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको उससे एट ए टाइम तो याद हो जाते हैं, आंसर शीट देख के याद हो जाते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद में उनको आप भूल जाते हैं। तो ऐसे MCQs जो आपने सोल्व करते समय वहां से लर्न कर लिए थे लेकिन अब भूल गए, तो एक बार उनको वापस रिवाइज कर लीजिएगा। क्योंकि मेन एग्जाम में मैं ओवरऑल सब्जेक्टों की भी बात करूं तो अबाउट 10 to 15 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आपके पहले देखे हुए होते हैं लेकिन उस समय आपको याद नहीं होते, और इसके पीछे मेन रीजन यही रह जाता है कि अंतिम समय में आपने उन क्वेश्चनों को वापस चेक नहीं किया, टैली नहीं किया। बिल्कुल, तो एक बार वो जरूर टैली करने चाहिए आपको क्वेश्चंस जी। अब सर, जो इतना समय बचा है, लगभग 20 दिन बचे हैं, हाँ जी, इसमें आप ये पूरे सिलेबस आपके जो दोनों पार्ट हैं उनमें ये बताएं कि कुछ ऐसे कुछ टॉपिक हों जिनका वेटेज ज्यादा हो, उनको कैसे मैनेज करें, जिनका वेटेज कम हो उनको कैसे मैनेज करें, ये बताएं सर। तो वेटेज के हिसाब से अगर अपन बात करें राजेंद्र जी, तो L1 और L2 जो है जी, इसमें जो यूनिट का डिवीजन है वो यूनिट मैथ सब्जेक्ट की बात करूं तो वो 4 यूनिट दोनों में है सब्जेक्ट की। ठीक है जी, सब्जेक्ट की 4 यूनिट है, उनमें से अगर L1 की बात करूं तो फर्स्ट यूनिट L1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि फर्स्ट यूनिट में 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, उनकी जोड़बा की गुणा भाग और भारतीय मुद्रा है जी, तो ये फर्स्ट यूनिट में है। तो ये यूनिट आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके इससे 4 से 5 क्वेश्चन निकलने वाले हैं। सेकंड यूनिट आती है, उसमें भिन्न, LCM, HCF, अभाज्य संख्याएं और अभाज्य गुणनखंड और स्थानीय और जातीय मान, एक प्रश्न इनमें से आना है। स्थानीय मान जातीय मान का पक्का आना है, LCM HCF का एक क्वेश्चन आना है, भिन्न का एक क्वेश्चन आना है, अभाज्य गुणनखंड एक छोटा सा 1 पेज का पॉइंट होता है, उसमें से आपको क्वेश्चन मिलना है। तो ये सेकंड यूनिट तैयार कीजिएगा, आपको 4 से 5 क्वेश्चन और मिले तो अबाउट 10 क्वेश्चंस का मैटर हो गया। और फिर उसके बाद में थर्ड यूनिट जो है उसमें 4 चैप्टर आते हैं, उसको छोड़ दीजिएगा एक बार, औसत, लाभ हानि, साधारण ब्याज और एक नियम। फोर्थ यूनिट पे जाइएगा जिसमें आयत और वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप है, वो पढ़ लीजिएगा। साथ ही आप ज्यामिति को एक बार वापस बार बार रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना अगर आप 3 यूनिट पे फोकस कर लेते हैं तो मैं कहता हूं कि अगर आप पर डे इनको रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है, तो आप अच्छा स्कोर अबाउट 15 क्वेश्चंस इन यूनिट में से आने वाला आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद में L2 की बात करें तो सेम स्ट्रेटेजी L2 के लिए लागू होती है। L2 में अगर अपन 4th यूनिट की बात करें तो स्टेट्स और प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी और स्टेट्स में क्वेश्चंस कोई ज्यादा डीपली तो आने वाली नहीं है। स्टेट्स की बात करूं तो आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों के संग्रहण की विधियां, बारंबारता, टेलीमार्क, रेंज वगैरह इनसे संबंधित, और साथ ही आंकड़ों का
आलेखी निरूपण, बस इतनी चीजें पढ़ लो आप, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिएगा, 1 क्वेश्चन पक्का करेक्ट हो जाएगा। सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बॉल से संबंधित प्रश्न है, कार्ड से संबंधित या कॉइन से संबंधित और डाइस से संबंधित, इतना ही काफी है। देन इसके बाद में ऊपर चलते हैं तो अपन 3rd यूनिट में आता है ज्योमेट्री मेंसुरेशन। क्षेत्रफल परिमाप के सूत्र याद कर लीजिएगा और घन-घनाभ बेलन के आयतन और क्षेत्रफल के सूत्र याद कर लीजिएगा। ज्योमेट्री आप बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही 2nd यूनिट को छोड़ के 1st यूनिट में आते हैं तो अलजेब्रा के कुछ फिक्स क्वेश्चन है, जैसे घातांक करने का प्रश्न है, वर्गमूल घनमूल का है, बीजीय व्यंजक है, जैसे गुणनखंड का प्रश्न है तो अब गुणनखंड में आप ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करके गुणनखंड निकाल सकते हो। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आप अपना लीजिएगा कि मुझे बस इतना ही करना है इस टॉपिक में और इस यूनिट में, ठीक है। तो इससे आपके अबाउट 15 क्वेश्चंस निकलने वाले हैं, ठीक है। आप अब प्रतिशत को ज्यादा पढ़ने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, लाभ हानि को पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। क्वेश्चन एक आना है वो आप जरूर करेक्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा आपको, ठीक है। तो ये यूनिट्स ऐसी होती है, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और ज्योमेट्री मेंसुरेशन, इनको ज्यादा फोकस कीजिएगा L2 के बच्चे। तो ये स्ट्रेटेजी अब बचे हुए समय में सब्जेक्ट में पर्टिकुलर यूनिट्स को लेके होनी चाहिए सर। जी, अब सर ये बताएं कि अब कई बच्चे हैं जिनकी अच्छी तैयारी है, काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं जी, पर उनको लगभग ये मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें यूं लगता है कि हमें कुछ नहीं आ रहा है, घबराहट हो रही है, बिल्कुल फोबिया हो रहा है। तो ये बताएं सर, इसको बच्चा कैसे ये फोबिया सर सबको होता है एक्चुअल में। जिन बच्चों की बेस्ट तैयारी होती है उनको ज्यादा होता है अंतिम समय में। मैं ये कहता हूं कि अंतिम समय में आप बीमार भी पड़ गए और आपने पीछे बहुत अच्छी मेहनत की है तो ये जरूर आपको एग्जाम में अच्छा आउटपुट देगा। बिकॉज आप उस दिन 2.5 घंटे तक आप अपने घर पे 2.5 घंटे रिलैक्स नहीं बैठ सकते, लेकिन उस दिन आपको 2.5 घंटे रिलैक्स महसूस होगा, आपको महसूस नहीं होगा कि मैं बीमार भी हूं क्या। तो ये अंतिम समय में फोबिया होता है। जैसे ही पेपर आता है, पेपर आने के 5 या 7-10 मिनट बाद में माइंड अपने आप सेट हो जाता है, उसी चीज अपने आप सेट हो जाता है, उसी माहौल में माइंड ढल जाता है और उसके बाद में ऐसी क्यूरीज बंद हो जाती है। तो एग्जाम तक का वेट कीजिएगा और एग्जाम के 5 या 10 मिनट का वेट कीजिएगा, उसके बाद में आप देखना वास्तव में आपको ऐसा रियलाइज होगा कि मैं उसी माहौल में वापस डल चुका हूं। तो ये ऐसा फोबिया होता है सबको, एक्चुअल में तैयारी होती है उन बच्चों को तो विशेष तौर से ज्यादा होता है। तो एक बार एग्जाम तक और एग्जाम के वो स्टार्टिंग के 10 मिनट तक वेट कीजिएगा, ईमानदारी से मेहनत की है तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कतई ये महसूस नहीं होगा कि मेरे को कुछ नहीं आया, मेरा पेपर खराब हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा संयम रखिएगा। संयम रखिए जी, धन्यवाद। अब सर ये बताएं कि बहुत से बच्चों की हर परीक्षाओं में अच्छी तैयारी होती है, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जहां पेपर में, एग्जाम हॉल में सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं, वो बाहर हो जाते हैं, बिल्कुल प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। अब इसमें तो ऐसे बच्चे सर आपका जो सब पार्ट है मैथ का L1 L2, इसको कैसे मैनेज करें एग्जाम हॉल में, बिल्कुल ताकि अच्छा अपना फीड। इसमें क्या होता है राजेंद्र जी, स्टार्टिंग से ही बच्चा शुरुआत ही इसकी गलत कर देता है जी। जैसे मैं कहता हूं कि एग्जाम कल है तो आज से आपकी स्ट्रेटेजी हो जानी चाहिए एग्जाम के प्रति कि आपको किस समय एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। एक तो एग्जाम सेंटर पर टाइम से नहीं पहुंचे, एक लेट अगर आप पहुंच रहे हो तो उसके बाद में आपकी जो मार्कशीट की जो इनिशियल स्टेज पे जो एंट्रीज है वो गलत कर रहे हो, बिल्कुल। आपका पेन आप साथ नहीं ले जा रहे हो, सही पेन का चुनाव नहीं कर रहे हो, परमिशन लेटर आपका कहीं रह गया, बैग में रह गया, ये सारी गड़बड़ी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो पहली बात तो आप टाइम मैनेज पहले दिन से ही करना शुरू कर दें। दूसरी बात, आपको पेपर में कौन सा पोर्शन ज्यादा आता है वो सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं कहता हूं शुरू के 1 घंटे में स्टूडेंट को वो 30 से 60 क्वेश्चन अपने कवर में कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से, जो उनका बेस्ट है, स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से किसी को मैथ्स अच्छी आती है तो वो मैथ्स के वो जो 20 क्वेश्चन है उनको कवर कीजिएगा। 1 घंटे में 20 के बाद में 40 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट कवर कर लो आप 1 घंटे में। तो इससे आपको क्या है कि ये पता लग जाएगा कि मेरे 50 क्वेश्चन तो करेक्ट हो गए, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अब मुझे अगर 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन और करने हैं तो वो अदर सब्जेक्टों में से आप बटोर सकते हैं। वही बच्चा जिसका एक पोर्शन बहुत अच्छा है लेकिन वही बच्चा किसी पर्टिकुलर ऐसे पोर्शन में फंस गया जो उसका वीक है और वहीं से दिमाग खराब कर लेता है, टाइम उसमें ज्यादा लगा देता है, तो फिर उसके बाद में उसको जो चीजें अच्छी आती है वो और रहेगी। तो इसमें वो टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रहा। तो पहले वो चीजें करिएगा जो आपको अच्छी आती है और फर्स्ट राउंड में जो अच्छी आती है उनको फिलअप कर दीजिएगा। मैं तो ये कहता हूं फिलअप कर दो। जो आपको 30 से 40-50 क्वेश्चन आते हैं उनको पहले ही फिलअप कर दो, फिर उसके बाद में एक गहरी सांस लेके फिर अगली यात्रा के लिए शुरू हो जाओ। जरूर आप अपने पासिंग मार्क्स की तरफ नजदीक रहेंगे जी। बहुत शानदार बताया सर ने। अगला मेरा अंतिम रूप से प्रश्न ये रहेगा कि सर ये जो एग्जाम आ रहा है जी, ये बहुत बड़ी एक मैराथन लगती है बच्चों को, मैराथन लगती है।
तो इसमें आप अपनी शुभकामनाएं इन बच्चों को कैसे देना चाहेंगे और क्या अंतिम रूप से इनको बात बताना चाहेंगे इस एग्जाम के लिए? वैसे देखा जाए तो राजेंद्र जी, जो रीट की एग्जाम है ये अपने आपने जैसे कहा कि वैसे मेला सा होता है एक, ठीक है। बच्चे को गांव की गली गली हर चौपाल पे पता होता है कि रीट का एग्जाम चल रहा है। हाँ, कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम हो तो इतना माहौल नहीं बनता है, इसलिए इसको एक बड़ी भर्ती भी अपन कह सकते हैं। तो ऐसी भर्तियों में आपसे हर किसी को उम्मीद होती है कि आपका स्कोर अच्छा रहे, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। हर आपके परिचित को, हर आपके गार्जियंस को, हर आपके जितने भी जो आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी लोग मिलते हैं, आपको सबको उम्मीद होती है कि आप उसमें पासिंग मार्क्स तो जरूर लाएं, क्योंकि अभी बोलबाला ये भी पासिंग मार्क्स का चल रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें अब आपको बहुत ही बेहतर करना है। तो जो भी हमने स्ट्रेटेजी बताई है, जो भी इस राजस्थान अंचल पे जितने भी वीडियोस हैं उनको एक बार देखिएगा, क्योंकि अलग अलग मेरे अलावा एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें जिन्होंने बताई है, स्ट्रेटेजी जो बताई है एग्जाम की, तो उनको एक बार आप जरूर देखें और अच्छा मार्गदर्शन उनसे प्राप्त करें। और हम तो इस चैनल के माध्यम से यही आपसे सर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जी धन्यवाद। मैं कंवल जी सर, बाजी सर, आपको ये बताना चाहूँगा कि शायद मेरी नज़र में राजस्थान में अपना प्लेटफॉर्म ऐसा होगा जिस पे निःशुल्क और बिना किसी लाग लपेट के मार्गदर्शन बच्चों को विस्तृत दिया जा रहा है। बिल्कुल। जैसे मैंने देखा कि रीट का किन्हीं को मार्गदर्शन मिल रहा तो एक ही वीडियो में सारा सब कुछ 15-20 मिनट में सब कुछ हो गया। बिल्कुल। बल्कि हमने बाजी जी सर जैसे एक्सपर्ट से निवेदन करके प्रत्येक पार्ट के लिए सब्जेक्ट की अलग से बनाया, तो अलग से अपन बना रहे तो विस्तृत डिटेल बता रहे, तो शायद बच्चों के मेरे हिसाब से कोई क्यूरी नहीं होनी चाहिए। और बच्चों से भी मैं बताना चाहूंगा कि आपके जो क्वेश्चन आए पूरे राजस्थान से वो मैंने बाजेजी सर से पूछे और हर एक्सपर्ट से मैं पूछता हूं। तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि आगामी टाइम में जितने भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो रीट के जो पार्ट बन गए उनके भी आने वाले, आगामी रीट जो मेंस होगी उसके भी आएंगे, ग्राम सेवक, पटवारी सभी के अपन मार्गदर्शन ये प्रदान करते रहेंगे। तो आपसे ये निवेदन रहेगा आप पूरा देखें और इसमें और क्या अच्छा किया जा सके उसके लिए आप फीडबैक दें, और आगामी टाइम में कौन से सब्जेक्ट का जो पॉडकास्ट लाया जा सके वो भी फीडबैक दें। हमारे बीच में राजस्थान के बहुत बड़े मैथ के एक्सपर्ट बाजेजी सर ने हमें समय प्रदान दिया। जी बाजेजी सर, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।